आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करने जा रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी 1886 में। 1886 ईस्वी आया। उसमें क्या हुआ, एक बंदा आया 1886 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन। 1886 ईस्वी में 1886 ईस्वी में क्या हुआ, 1886 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डिस्कवर हुए। 1886 ईस्वी में क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हो गए थे। फिर उसके बाद 1886 से 1892 तक 6 साल बनते हैं। इन 6 सालों में सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलाया गया कि ये प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी रखते हैं। वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने पीछे पढ़ा दी हैं आपको। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो सारी की सारी स्टडी की गई 1886 ईस्वी से लेकर 1892 ईस्वी के दरमियान वाले अरसे में। फिर 1920 आया। 1920 ईस्वी में रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट किया कि एटम हैज़ सम न्यूट्रल पार्टिकल्स। ठीक है ना। रदरफोर्ड आया 1920 में। ठीक है ना। 1920 में रदरफोर्ड साइंटिस्ट आया। उसने कहा कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। और प्रोटॉन के अलावा एक और ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं न्यूक्लियस के अंदर कि जिसका मैस तकरीबन प्रोटॉन के मैस के बराबर है और वो न्यूट्रल चीज़ है। ठीक है ना। यानी कि इसने सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शन की कि न्यूक्लियस के अंदर एक एटम के अंदर एक ऐसी चीज़, एक ऐसा न्यूट्रल पार्टिकल मौजूद है कि जिसका मैस तकरीबन प्रोटॉन के मैस के इक्वल है और जिस पर चार्ज कोई नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। रदरफोर्ड ने 1920 ईस्वी में कहा प्रिडिक्टेड एटम हैज़ सम न्यूट्रल पार्टिकल। एटम जो सा होता है वो कुछ ना कुछ न्यूट्रल पार्टिकल रखता है। ठीक है ना। और जिसका जो सा मैस है वो तकरीबन प्रोटॉन के मैस के इक्वल होता है। अब डिस्कवरी आई। ठीक है ना। ये न्यूट्रल पार्टिकल है। इस न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर चार्ज नहीं होता और इसका मैस जो सा होता है वो इक्वल होता है प्रोटॉन के मैस के। ये दो बातें रदरफोर्ड ने बता दी थी। अब आगे 1932 में फिर डिस्कवरी में हम पढ़ेंगे। 1932 में एक साइंसदान आया जिसका नाम था चैडविक। उसने कहा कि भाई न्यूट्रॉन है। उसने जिसकी प्रिडिक्शन की थी रदरफोर्ड ने कि भाई न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। उस न्यूट्रल पार्टिकल की इस चैडविक ने उस न्यूट्रल पार्टिकल को नाम दे दिया न्यूट्रॉन का। और उसने यहाँ से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया और न्यूट्रॉन को बाकायदा एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई किया कि भाई ये पार्टिकल वाकई में मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर, कि जिसका मैस प्रोटॉन के मैस के इक्वल है और जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया चैडविक ने। रदरफोर्ड ने सिर्फ प्रेडिक्शन की थी कि कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल मौजूद है कि जिसका मैस प्रोटॉन के मैस के इक्वल है और जिसके ऊपर चार्ज न्यूट्रल है। ठीक है ना। अब हम यही एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो कि चैडविक ने किया था उसकी हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना। ये आंसर आता है कि ये सवाल है कि हाउ न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर, कि कैसे न्यूट्रॉन जो उनसे हैं वो डिस्कवर हुए थे। ठीक है ना। समझ आ गई। डिस्कवर हुए थे, ये ऐसे हुए थे। ये देखें, ये ऐसे हुए थे न्यूट्रॉन डिस्कवर। यहाँ पर ये देखें, ये ऐसे हुए थे। ये न्यूट्रॉन ऐसे डिस्कवर हुए थे। ये लेड बॉक्स है,
ये कौन सा बॉक्स है? लेड बॉक्स है ये। लेड की एक खासियत होती है कि ये रेडियो एक्टिव, ये रेडियो वेव्स को, यानी कि जो सी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होती हैं, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को बाहर नहीं जाने देता। यानी कि जब रेडियो एक्टिव पार्टिकल यहाँ पर पैदा होंगे ना लेड बॉक्स के अंदर, उसको बाहर नहीं जाने देगा। फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स बाहर चले भी जाएँ तो क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होता है? अगर रेडियो एक्टिव रेज जो सी ये बाहर निकल जाए ना, रेडियो वेव्स, तो क्या होता है, इससे हमारी जो सा बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा उस एक्सपेरिमेंटल यानी कि उस साइंटिस्ट के आँखों को नुकसान हो सकता है, उस साइंटिस्ट को कैंसर हो सकता है, उस साइंटिस्ट की जो सी जिसने रेडियो एक्टिव वेव्स, ठीक है ना, एब्जॉर्ब कर ली हैं, जिसने रेडियो एक्टिव वेव्स के पास खड़ा हुआ है, ठीक है ना, वो बंदा जब शादी करेगा, जब उसके बच्चे होंगे, उन बच्चों में भी किसी का आँख नहीं होगी, किसी के कान नहीं होंगे। इस तरीके से बहुत सारी बीमारियों का सबब बन सकती है ये रेडियो एक्टिव, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक वेव्स होती हैं। इसलिए हमने लेड बॉक्स लेते हैं ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुंचे। इसमें हम एक ऐसा पार्टिकल रखते हैं कि जो कि एक ऐसा पार्टिकल रखते हैं यहाँ पर, एक ऐसा पार्टिकल रखते हैं जिसको हम दो नाम देते हैं। या तो आप इससे इस पार्टिकल को कह लो, ये क्या है, ये रेडियम है। या फिर आप इसे कह लो ये क्या है, पोलोनियम है। ये दो नाम दे सकते हो इसको, रेडियम कह लो या पोलोनियम कह लो। रेडियम का सिंबल है GRA, पोलोनियम का सिंबल है जी PO। ठीक है ना, समझ आ गई? अब ये मेरी बात याद रखना कि जो सा रेडियम है ना, ये जो सा रेडियम है, इस रेडियम, ये रेडियम और पोलोनियम, ये दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो खुद ब खुद ही रेडियो एक्टिव वेव्स अपने आप ही खारिज करते रहते हैं। ये ऐसे पार्टिकल्स हैं कि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो रेज़ अपने आप ही खारिज करते रहते हैं, रेडियो एक्टिव रेडियो रेज़, ये जो उनसे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, ये रेडियो एक्टिव रेज़ होती हैं, ये अपने आप ही ये रेडियम और पोलोनियम ये अपने आप ही रेज़ खारिज करते रहते हैं। इसलिए हम रेडियम और पोलोनियम ज़्यादातर इस लेड बॉक्स के अंदर लेते हैं। ठीक है ना, रेडियम जो सा होता है ना, फॉर एग्जांपल हमने रेडियम लिखा हुआ है, ये रेडियम क्या खारिज करता है, कौन सी रेज़ खारिज करता है? रेज़ 3 तरह की खारिज करते हैं। 3 तरह की रेज़ होती हैं कि जो रेडियो वेव्स खारिज करने वाले एलिमेंट्स खारिज करते हैं। रेडियम जो सा होता है ये खारिज करता है जी अल्फ़ा पार्टिकल्स, अल्फ़ा रेज़, अल्फ़ा पार्टिकल्स खारिज करता है ये, अल्फ़ा पार्टिकल्स खारिज करता है ये। और अल्फ़ा पार्टिकल्स जो से होते हैं इनको हम हीलियम के न्यूक्लियाई भी कहते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई। अब एक सवाल आ सकता है कि क्यों हम हीलियम न्यूक्लियाई कहते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल दरअसल होता कैसा होता है? ये ऐसा होता है कि ये देखें, यहाँ पर 2 इसमें प्रोटॉन होते हैं और 2 ही इसमें न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इस तरह का होता है अल्फ़ा पार्टिकल। जबकि हीलियम न्यूक्लियाई कैसे होता है? हीलियम न्यूक्लियाई, ये देखें, हीलियम एलिमेंट है ना, हीलियम एलिमेंट वो ऐसा होता है, हीलियम एटम कैसा होता है? ऐसा होता है। उसका न्यूक्लियस जो सा होता है ना हीलियम का, उसमें भी 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके इर्द गिर्द एक शेल होता है। ये क्या है? ये हीलियम का न्यूक्लियस है, और इस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये देखें, ये यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन चूँका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा।
यहाँ पर दो न्यूट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं। न्यूट्रॉन पर चूँकि कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है, इसलिए हम उसका चार्ज कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहाँ पर दो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन की वजह से अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +2। दो प्रोटॉन है ना, तो एक प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज होता है। जब दो प्रोटॉन होंगे तो +2 अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। इसी तरीके से यहाँ पर हीलियम के एटम के अंदर ये दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, +2 ये वाला जो सा न्यूक्लियस है, इसके हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर +2 चार्ज है और इसके शेल के अंदर -2 चार्ज है, जिसकी वजह से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये अल्फ़ा पार्टिकल नहीं बन पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से खारिज करवा देते हैं। जैसे दो इलेक्ट्रॉन्स खारिज करवा देंगे तो हीलियम का न्यूक्लियस जो सा है ये साफ अल्फ़ा पार्टिकल बन गया। अल्फ़ा पार्टिकल पर +2 चार्ज होता है, तो इसके ऊपर +2 चार्ज, इसके अंदर भी दो न्यूट्रॉन है, इसके अंदर भी दो न्यूट्रॉन, इसके अंदर भी दो प्रोटॉन है, इसके अंदर भी दो प्रोटॉन है। इसलिए हम हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फ़ा पार्टिकल भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, फ़र्क नहीं है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, ये देखें, यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल्स पैदा होते हैं, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलते हैं, ये देखें निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लगी होती है, यहाँ पर बेरिलियम की प्लेट लगी होती है। जैसे ही ये जिनके ऊपर +2 चार्ज हैं, ये वाले सारे के सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स, जैसे ही बेरिलियम प्लेट के ऊपर टकराते हैं ना, टकराने के बाद यहाँ से जो उनसे पार्टिकल्स निकलते हैं ना, ये न्यूट्रल पार्टिकल निकलते हैं। ठीक है ना। चैडविक ने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड रखा, इलेक्ट्रिकल फील्ड रखा, दोनों मैग्नेटिक में और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में, दोनों में ये न्यूट्रल, ये जो उनसे पार्टिकल्स थे, जो उनसे बेरिलियम प्लेट से टकराने के बाद पैदा हो रहे थे, ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो उनसे थे, ये ना ही मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, ना इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। इसका मतलब क्या है कि इन पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है ना, समझ आ गई। और यहाँ पर चार्ज डिटेक्टर की मदद से भी उसने बता दिया कि वाकई में भाई इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज डिटेक्टर होता कैसा है, ये ऐसा होता है जी चार्ज डिटेक्टर। ये देखें, इधर 0, ठीक है ना, ये इधर -1, ये -2, ये +1, ये +2, ये सुई है जो कि 0 पर खड़ी हुई है। ठीक है ना, समझ आ गई है। और जब इसके अंदर ये पार्टिकल्स जाकर टकराएंगे ना, तो ये सुई जो सी है 0 पर ही रहेगी, ना ये प्लस की तरफ जाएगी, ना ये माइनस की तरफ जाएगी। इससे क्या ज़ाहिर होगा, ये न्यूट्रल पार्टिकल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इससे ये ज़ाहिर हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल, जब अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पर टकराएंगे चार्ज डिटेक्टर से, तो चार्ज डिटेक्टर की सुई जो सी होगी ना, ये +2 की तरफ चली जाएगी। इससे ज़ाहिर होगा कि ये अल्फ़ा पार्टिकल पर कौन सा चार्ज है, +2। अब 0 पर ही है, इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इस तरीके से उसने वेरीफाई कर दिया कि भाई न्यूट्रॉन इस तरह से एटम के अंदर एक ऐसा पार्टिकल, एटम के न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा पार्टिकल भी मौजूद है कि जिसका मैस प्रोटॉन के मैस से इक्वल है और जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और ये उसने किससे पैदा करवाए थे, रेडियम और पोलोनियम से। ठीक है ना। और यहाँ पर करके, जहाँ ये बेरिलियम प्लेट, जहाँ पर ये अल्फ़ा पार्टिकल टकराते हैं ना, इस हिस्से में जाकर टकराया ना अल्फ़ा पार्टिकल, तो इस हिस्से में क्या पैदा हो जाएगा, कार्बन एलिमेंट पैदा होना शुरू हो जाएगा। ये अभी हम बता देंगे कि कैसे पैदा होना शुरू हुआ। ठीक है ना। ये सारी की सारी जो उनकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन यहाँ पर लिखते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियम और पोलोनियम। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो उनसे हैं वो आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं रेडियम और पोलोनियम जो उनसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनसे अल्फ़ा पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। व्हेन अल्फ़ा पार्टिकल्स आर
स्ट्राइक ऑन बेरिलियम प्लेट, जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल बेरिलियम प्लेट से टकराते हैं तो फिर क्या होता है, देन सम न्यूट्रल पार्टिकल्स, तो कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स क्या करते हैं, आर प्रोड्यूस्ड, कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स जो उनसे हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, विच इज़ डिटेक्टेड बाय चार्ज डिटेक्टर, जो चार्ज डिटेक्टर डिटेक्ट करके बता देता है कि भाई इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। और इस इक्वेशन की मदद से हम बता देते हैं, ये इक्वेशन क्या है कि ये देखिए यहाँ पर हीलियम है प्लस बेरिलियम है, हीलियम के ऊपर है जी 4 है, ये 2 है, एटॉमिक नंबर, ये ऊपर जो सा एटॉमिक मास होता है नीचे एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक मास होता है 9 और एटॉमिक नंबर होता है 4, ठीक है ना। और ये देखिए जैसे ही हीलियम का, जैसे ही ये हीलियम जो सा है, हीलियम न्यूक्लाई, अल्फ़ा पार्टिकल्स को हम हीलियम न्यूक्लाई भी कह सकते हैं, जैसे ये हीलियम न्यूक्लाई जो से हैं ये जाकर टकराते हैं बेरिलियम प्लेट के साथ, तो फिर क्या होता है, सबसे पहले तो एक न्यूट्रॉन पैदा होता है जिसका एटॉमिक मास 1 है जबकि 0 एटॉमिक नंबर है। जाहिर सी बात है कि एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक नंबर होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे वो होगा एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं तो जाहिर सी बात है कि उस पर चार्ज भी कोई ना कोई होगा, ठीक है ना। चूँकि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता इसलिए एटॉमिक नंबर भी इसका 0 ही रहता है। एटॉमिक नंबर जब भी किसी का होगा इसका मतलब क्या है कि उस पर इतना चार्ज है, यानी कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है तो इसके ऊपर +4 चार्ज, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2 है तो इसके ऊपर +2 चार्ज, हीलियम के न्यूक्लियस के ऊपर +2 चार्ज है, बेरिलियम के न्यूक्लियस के ऊपर +4 चार्ज है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन प्रेजेंट है और 4 ही न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है ना। जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन्स, इसके शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको निकाल देंगे और बेरिलियम न्यूक्लाई को देखेंगे तो बेरिलियम न्यूक्लाई के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, +4, 4 प्रोटॉन है ना, तो प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है प्लस, तो 4 प्रोटॉन है तो +4 चार्ज आ जाएगा बेरिलियम के न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है ना। और न्यूट्रॉन के ऊपर चूँकि चार्ज नहीं होता इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी 0 ही रहता है। अब उसके बाद यहाँ पर देखें इधर अब हमें पता है कि इक्वेशन के इस तरफ वाला चार्ज उस तरफ वाले चार्ज के इक्वल ही रहता है। एक उधर चला गया 9 4 13, एक ये आ गया ना, एक ये आ गया, बाकी कितने बचे 12, तो 12 इधर आ गए, 4 5 6, इन दोनों को 4 5 6 जमा कर लेंगे तो 6, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अभी 12 नहीं लिखते, अभी लिखते हैं x। अब किसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 होता है, चैडविक ने भाई पीरियोडिक टेबल में देखा किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो उसने अंदाज़ा लगाया कि भाई ये कार्बन एलिमेंट है कि जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। बस उसने पता चला लिया कि कार्बन एलिमेंट बन रहे हैं इस हिस्से में और इस हिस्से से जो उनसे पार्टिकल निकल रहे हैं वो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, इस तरह से उसने इस इक्वेशन के थ्रू साबित कर दिया, ठीक है ना। अब चार्ज देख लेते हैं, दोनों तरफ चार्ज देख लेते हैं। आपको पता है कि चार्ज जौन सा होता है, जब भी मैं चार्ज की बात करूँगा ना तो एटॉमिक नंबर आपने देखना है, क्या देखना है, एटॉमिक नंबर को देखना है, एटॉमिक नंबर को देखना है। यहाँ पर 4 5 6 +6 यहाँ पर भी चार्ज है, ठीक है ना, और यहाँ पर 6 प्लस ये 2 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 2 है हीलियम का, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है तो 6 + 6। इसी तरीके से यहाँ पर +6 ये है और +0 ये है, तो ये इसके ऊपर भी +6 चार्ज है। अगर आपको इस वीडियो की यानी कि दोनों तरफ चार्ज क्या है सेम है, इसका मतलब आपकी इक्वेशन सही है। अगर एक तरफ का चार्ज इक्वल ना हो दूसरी तरफ के चार्ज के तो आपकी इक्वेशन गलत है। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ आ गई हो, थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।